हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर हम एक राजनीतिक अवधारणा के बारे में बात करने वाले हैं और आज की चर्चा का विषय हमारा रहने वाला है शक्ति, जिसे हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं पावर। हालांकि जो शक्ति है इसको डिफाइन करना, उसको परिभाषित करना अपने आप में बहुत पेचीदा काम है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों के द्वारा या अलग अलग संदर्भों के अंदर जो शक्ति की जो बात है उसको क्या है, अलग अलग संदर्भों के अंदर अलग अलग तरह से समझा जाता है। और इसके अंदर भी क्या, जो स्कॉलर्स के बारे में बहुत सारे जो डिफरेंस है, बहुत सारे जो व्यू पॉइंट्स है उसके अंदर उनके बीच क्या बहुत अलग तरह के रहे। इसलिए जो शक्ति को एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में इसको जानना एक, या उसको सही रूप से इसको पहचानना क्या है, या ऐसे किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचना कि जिस पे सभी विद्वान क्या है एकमत हो, उस पर क्या बहुत मुश्किल है। परंतु जो शक्ति है ये अपने आप में एक जटिल संकल्पना है, जिसके क्या एक नहीं अनेकों अनेकों तरह के क्या है आयाम है। जैसे ल्यूकस क्या कह रहा है कि जो शक्ति है ये मूलतः अपने आप में विवादास्पद संकल्पना है, लेकिन इसके क्या तीन आयाम है। ल्यूकस कह रहा है शक्तिशाली हितों को दूसरों पर आरोपित करता है। नेक्स्ट, शक्ति एजेंडा के रूप में। थर्ड, शक्ति संरचनात्मक रूप के अंदर काम करती है, जिसके द्वारा लोगों के अंदर क्या है प्रत्यक्ष परसेप्शन तैयार की जाती है। और जो शक्तिशाली लोग है शक्तिशाली लोग अपने हितों का क्या है, अपनी इच्छाओं के अनुसार उसको पूर्ण करने का क्या प्रयत्न करते हैं, ये माना ल्यूकस का रहा है। माइकल जो फूको रहे हैं, माइकल फूको क्या है, पावर राइट एंड ट्रूथ उनकी महत्वपूर्ण बुक है। डेविड हेल्ड, पावर एंड लेजिटिमेसी उनकी महत्वपूर्ण बुक है। स्टीफन ल्यूकस की जो महत्वपूर्ण बुक जो 1974 के अंदर पब्लिश हुई थी, पावर आर रेडिकल व्यू के नाम से, उनकी एक महत्वपूर्ण बुक है। मैक्स वेबर जिनका नौकरशाही के अंदर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा, मैक्स वेबर के अनुसार क्या कह रहा है कि शक्ति का अर्थ है सामाजिक संबंधों के अंतर्गत एक कर्ता द्वारा दूसरों की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को क्रियान्वित करना। कि एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति वह अपनी इच्छा को मनवाने के लिए दूसरे की इच्छा को भी क्या वो दमन करवा लेता है, या मनचा किसी से वो काम करवा लेता है जो कि शक्तिशाली व्यक्ति हो। लास्वेल क्या कह रहे हैं कि शक्ति राजनीति का जो सरोकार है वह शक्ति को संवारने और मिल बांट कर उसका प्रयोग करने से है, ये मानना लास्वेल का रहा है। वाटरेन जो रसल है, वाटरेन रसल का ये मानना है कि मनचाहा प्रभाव पैदा करना ही शक्ति है। यदि समाज के अंदर या लोगों के बीच अपने इच्छा के अनुसार मनचाहा प्रभाव पैदा कर रहे तो वह शक्ति है। अर्थात अपनी इच्छा अनुसार दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करना ही क्या है, शक्ति है। शक्ति के जैसे अनेकों तरह के आयाम हैं, जैसे सैनिक शक्ति हो सकती है, राजनीतिक शक्ति है, आर्थिक शक्ति है, सांस्कृतिक शक्ति हो सकती है, या मनोवैज्ञानिक शक्ति हो सकती है। बाकी शक्ति का कोई पहलू हो सकता है। ये जो शक्ति के ये अलग तरह के आयाम रहते हैं। हालांकि जो शक्ति है इन संकल्पनाओं से भी अलग है, ठीक है, कि हम ये कह रहे थे कि बहुत पावरफुल व्यक्ति, ये तो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति, वो तो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है। हम इसकी राजनीतिक अवधारणा को टच करने की कोशिश करेंगे, जो हमारी आज की चर्चा का विषय है। हालांकि शक्ति के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्या है, इंडियन पॉलिटिक्स क्या है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, या थिंकर्स के बारे में जो उन्होंने शक्तियों के बारे में अपने विचार दिए हैं। हालांकि इससे पहले मैंने बहुत सारे जो थिंकर्स है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को क्या है इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर डिस्कस किया है। तो आपसे ये भी गुजारिश है कि उन थिंकर्स को आपको जरूर समझ लेना चाहिए। जो शक्ति अपने आप में, जो शक्ति है बल, सत्ता, जोड़ तोड़ की बात हो, अनुनी विनय व प्रभाव से क्या है एकदम अलग है। ये जो सभी तरह के ये शक्ति के माध्यम है। जो शक्ति अपने आप में एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसके साथ जो शक्ति के अंदर क्या है, शक्ति में दंड देने की जो क्षमता क्या है विद्यमान रहती है। इसमें क्या है, प्रभाव में ये नहीं पाया जाता, जबकि जो किसी व्यक्ति का प्रभाव है अपने प्रभाव से किसी व्यक्ति को वह दंडित नहीं कर सकता। और जो शक्ति है, जो युद्ध है, युद्ध शक्ति का नहीं बल्कि बल का घोतक। हम ये कहेंगे कि शक्तिशाली युद्ध हुआ, ये शक्ति का नहीं बल्कि एक आप में प्रभाव का या फोर्स का प्रतीक है। और वैधता और शक्ति के बीच का जो संबंध की बात करें तो वैधानिक शक्ति ही क्या है, जो वैधानिक शक्ति होती है उसको ही सत्ता कहलाती है, ठीक है। बेंथम इसके बारे में ये कह रहा है कि वैधता का आधार सहमति हो सकती है, या परंपराएं भी वैधता का आधार हो सकती है। यदि विषय वस्तु के रूप में शक्ति की संरचना या उसकी संकल्पना को हम जिक्र करें
तो विषय वस्तु के रूप में जो शक्ति की संकल्पना है उतनी ही पुरानी जितना कि राजनीति विज्ञान का है, परंतु इसके साथ साथ जो अध्ययन के विषय वस्तु के रूप में जो आधुनिक जो शक्ति है ये अपने आप में आधुनिक युग की देन है। एक यूनानी विचारक हुए जो महत्वपूर्ण विचारक है थ्यूसिडाइडस, ठीक है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना थी दी पोलोपोसियन वॉर, दी पोलोपोंसियन वॉर के अंदर उन्होंने क्या है राजनीति को शक्ति राजनीति के रूप में परिभाषित किया था, प्रतिपादित किया था, ये पहली बार था, ठीक है। और जो भारतीय विचारक जो कौटिल्य रहे उन्होंने भी राजनीति के बारे में ये कहा कि शक्ति राज्य के बने रहने के लिए क्या है जरूरी है या अनिवार्य है। या आधुनिक युग के अंदर जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के जो फादर है मैक्योली को कहते हैं, मैक्योली ने भी शक्ति पर अत्यधिक बल दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि जो राजनीतिक नैतिक नियमों से संचालित नहीं होते बल्कि शक्ति का जो अर्जन है और शक्ति में वृद्धि ही राजनीति है। ऐसा नहीं कि यदि राजनीति व नैतिक नियमों से चलेंगी, बल्कि राजनीति क्या है, राजनीति आपने शक्ति गेन करनी और शक्ति को बढ़ाते रहना ही राजनीति है। इसके साथ मैक्योली कह रहा है कि जो शक्ति के प्रयोग से राजा को क्या है बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। यदि वह हिंसा का प्रयोग कर रहा तो उसे क्या है शीघ्रता से करना चाहिए और हिंसा का जो प्रयोग हुए लंबे समय तक ना हो, ऐसा मैक्योली का मानना है। हॉब्स क्या कह रहा है, हॉब्स कह रहा है कि शारीरिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति के मध्य क्या उसने अंतर स्पष्ट करने का काम हॉब्स के द्वारा किया गया है। हॉब्स कह रहा है कि जो राजनीतिक शक्ति है सामाजिक संबंधों की ओर क्या है संकेत करती है, वो इशारा करती है, जबकि समाज के अंदर जो परस्पर संघर्ष है और अंतर क्रिया क्या है विद्यमान रहती है, ऐसा हॉब्स का मानना है। और हॉब्स अपने आप में एक समझौतावादी विचारक है। हॉब्स के विचारों को हमने क्या बहुत विस्तारपूर्वक से समझ लिया है। इसके साथ साथ जो हॉब्स ने शक्ति और वैधता के अंतर उसने अंतर नहीं किया है, शक्ति और वैधता के अंदर डिफरेंस करने में जो हॉब्स है वो असफल रहे हैं। इसके साथ जो टटस्की एक महत्वपूर्ण विचारक हुए। टटस्की ने यह कहा कि राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित किया था और लॉक और मोंटेस्क्यू ने भी यानी शक्ति को सीमित और वैधानिक बनाने का जो काम है वो लॉक और मोंटेस्क्यू के विचारों के अंदर में देखने को मिलता है। अन्ना हरेंट जो कि राजनीतिक थिंकर्स महत्वपूर्ण है, अन्ना हरेंट के ऊपर भी मैंने चर्चा कर चुका हूँ मैं, इसलिए आपसे अपील है कि अन्ना हरेंट की वीडियो को भी आपको जरूर देखना चाहिए। अन्ना हरेंट और जो पार्सन्स थे उसने शक्ति को सहमति के रूप में चित्रित किया, जो शक्ति है वह क्या है सहमति के रूप में उसको माना। यदि हम राजनीति विज्ञान के शक्ति के विज्ञान के रूप के अंदर बात करें कि जो राजनीति विज्ञान के अंदर जो शक्ति है वो बर्ट्रैंड रसल क्या कह रहे हैं कि जो शक्ति है इच्छित परिणामों को क्या उत्पादित करना, जो इच्छित अपने अनुसार परिणामों को जब हम उत्पन्न करते हैं तो वही क्या है शक्ति है। यदि द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें हम, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राजनीति विज्ञान का जो विकास हुआ शक्ति विज्ञान के रूप में हुआ और इसके साथ साथ और राज्य और सरकार के अध्ययन की वजह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या है शक्ति को क्या अध्ययन का केंद्र बिंदु माना गया था, ठीक है। इसके साथ क्या है कि जैसे अमेरिका के अंदर जो व्यवहारवाद की बात करते हैं, जो चार्ल्स मेरियम ने भी जो राजनीति विज्ञान के अंदर जो शक्ति को उसको एक केंद्रीय बिंदु बनाया था उसके अध्ययन करने का। और इसके साथ और हेरोल्ड जो लासबेल थे, हेरोल्ड लासबेल की जो महत्वपूर्ण रचना थी जो 1936 के अंदर उसको पब्लिश होती है, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ के नाम से, इसमें भी उसने जो अपने अध्ययन का जो मुख्य केंद्र बनाया था वह शक्ति को ही बनाया था, ठीक है। राजनीति विज्ञान को क्या है शक्ति विषय वस्तु के रूप के अंदर इसके साथ साथ जो कैटलिन कॉफलन और मोर्गेंथु आदि विचारकों ने भी अत्यधिक महत्व दिया। हंस जे मोर्गेंथु को तो हम क्या फादर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के नाम से भी जानते हैं और हंस जे मोर्गेंथु का ये भी मानना था कि पॉलिटिक्स क्या है, व्हाट इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या है स्ट्रगल फॉर पावर, जो राजनीति क्या है ये अपने आप में शक्ति के लिए संघर्ष है, ऐसा हंस जे मोर्गेंथु का मानना रहा है। परंतु आधुनिक युग में जो शक्ति का अनुभाविक रूप में अध्ययन करने का जो श्रेय है वह रॉबर्ट डहेल को जाता। रॉबर्ट डहेल ने क्या है आधुनिक युग के अंदर क्या है जो अनुभाविक रूप से शक्ति का अध्ययन करने का काम किया था। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना थी जो 1961 के अंदर पब्लिश होती है, जिस बुक का नाम था हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन अमेरिकन सिटी, ये जो बुक थी रॉबर्ट डॉल की वह 1961 के अंदर पब्लिश होती है।
बराक और जो वाटस थी, इन्होंने जो शक्ति को क्या है एजेंडा निर्माण के रूप में परिभाषित किया था। और जो शक्ति का आश्रय है दूसरों की क्षमता को क्या है प्रतिबंधित करना है। ठीक है, यदि हम दूसरों की क्षमता को प्रतिबंधित करते हैं, जो भी किसी की क्षमता है उसको अपने अनुकूल चलाने का काम करते हैं, तो वे क्या है शक्ति का प्रतीक है। और जैसे J.R. ल्यूकस क्या कह रहे हैं कि शक्ति दूसरों के चिंतन और आवश्यकताओं को निर्धारित करने की क्षमता है, अतः शक्ति वैचारिक क्षमता या मनोवैज्ञानिक नियंत्रण है। जो शक्ति है ये आपका दूसरों के ऊपर मनोवैज्ञानिक रूप से या वैचारिक रूप से नियंत्रण है, इसको हम ऐसा J.R. ल्यूकस कह रहे हैं। केट मिलट कह रहे शक्ति के बारे में, जो इनकी महत्वपूर्ण बुक जो 1969 के अंदर पब्लिश होती है, और जिस बुक का नाम था सेक्सुअल पॉलिटिक्स। सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1969 के अंदर होती है, यूएसए के अंदर ये 1971 के अंदर होती है, यूके के यूएसए के अंदर 1969 के अंदर, और यूके के अंदर 1971 के अंदर पब्लिश होती है। इसके अंदर क्या केट मिलेट ने ये कहा कि जो राजनीतिक शक्ति जो संरचना पर क्या है आधारित संबंध है, जिसके द्वारा एक समूह दूसरे समूह को क्या नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, इसके साथ साथ उदारवादियों ने जो शक्ति को परिभाषित करने का काम किया, उदारवादी ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो राजनीतिक शक्ति को क्या है राजनीतिक शक्ति को स्वीकार किया है, जो इसमें जो लॉक और बेंथम ने क्या है जनता की शक्ति का क्या समर्थन किया है, और जो शक्ति है संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था के अंदर विद्यमान होती है, ऐसा उदारवादियों का मानना रहा है। जैसे हमने पहले कहा कि शक्ति के बारे में क्या है अलग अलग धारणाओं के या अलग अलग धाराओं के या अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लोगों का क्या है अलग अलग राय इसके ऊपर है। मार्क्सवादी ये कह रहे हैं कि जो शक्ति मूलतः क्या है आर्थिक है, और मार्क्स ने शक्ति को क्या है उत्पादन के संबंध के एक साधन के रूप में माना, क्योंकि मार्क्सवादियों का ये मानना रहा है कि समाज के अंदर दो तरह के वर्ग है, एक तो पूंजीपति वर्ग है और दूसरा सर्वहारा वर्ग है। पूंजीपति वर्ग का क्या है उत्पादन के संसाधनों के ऊपर नियंत्रण है, और जो सर्वहारा वर्ग है उसका उत्पादन के संसाधनों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, बल्कि जो वो अपना श्रम बेचने के लिए क्या है पूंजीपति वर्ग के पास क्या है जिस व्यक्ति का उत्पादन के संसाधनों के ऊपर नियंत्रण है उसके पास अपना श्रम बेचने के लिए विवश है। इसलिए मार्क्सवादी ये कहते हैं कि जो सत्ता के अंदर क्या है, यदि मार्क्सवादियों के नज़रिए से आज की राजनीति को भी हम समझेंगे तो उनका ये मानना कि जो आज की राजनीति है किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा नहीं संचालित की जा रही, बल्कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा संचालित की जाती है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग के द्वारा एक पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन के अंदर बहुत अधिक फंड मुहैया करवाया जाता है। यदि इलेक्टोरल बॉन्ड का हम सारा का सारा आंकड़ा आज के संदर्भ के अंदर देखेंगे तो जो मार्क्सवादियों की जो बात है वह राज्य के संबंध में सत्य प्रतीत होती है, ऐसा मेरा मानना, और मैं इसको फुल्ली सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, और इसके साथ साथ जो मार्क्स क्या कह रहा है कि जो जिसका जो नियंत्रण उत्पादन के संसाधनों के ऊपर होगा वही शक्तिशाली होंगे, जो कि बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ग्रामशी जो नव मार्क्सवादी हुए, ग्रामशी भी ये कह रहे थे कि जो शक्ति को वैचारिक रूप में उन्होंने परिभाषित करने का काम किया, और आधिपत्य की शक्ति को उन्होंने क्या है संज्ञा दी। शक्ति को क्या उन्होंने आधिपत्य क्या उन्होंने उसकी आधिपत्य की संज्ञा दी थी ग्रामशी के द्वारा। और जो संरचनावादी जो मार्क्सवादी जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल के जो बात करते हैं, मार्क्सवादी अल्थ्यूजर क्या कह रहे हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य द्वारा क्या है शक्ति का बाध्यकारी प्रयोग क्या है, जैसे नौकरशाही के द्वारा, पुलिस के द्वारा या न्यायालय के द्वारा या सेना के द्वारा किया जाता है, ऐसा अल्थ्यूजर का मानना रहा है। निकोस पोलांजा भी ये कह रहे हैं कि शक्ति के बारे में कि शक्ति अवैधानिक सामाजिक संरचना का क्या है परिणाम है। ठीक है, निकोस पोलांजा की जो महत्वपूर्ण बुक थी जो 1968 के अंदर पब्लिश होती है, जिस बुक का नाम था पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेज है। और रॉल्फ मिलीवेंट की बात हो, जो रॉल्फ मिलीवेंट की जो रचना महत्वपूर्ण 1969 के अंदर पब्लिश होती है, जिस बुक का नाम था द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अब नारीवादियों ने भी शक्ति के अपने हिसाब से उसको परिभाषित करने का काम किया है। नारीवादी ये कह रहे हैं कि जो नारीवादी पितृसत्ता को क्या है शक्ति का केंद्र बिंदु मानते हैं, कि चाहे कोई भी क्लास हो, आपका उत्पादन के संसाधनों के ऊपर निजी नियंत्रण हो या स्टेट का हो, आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, परंतु हकीकत ये है कि जो शक्ति के ऊपर जो केंद्र बिंदु जो जिसके भी हाथ में, वो पुरुषों के हाथ में, नारियों का इसमें किसी भी तरह के क्या है शक्ति का क्या उसको भागीदारी या
हिस्सेदारी नहीं है, ठीक है। क्योंकि पितृसत्ता के कारण क्या है, जो महिलाएं हैं आर्थिक और राजनीतिक रूप से क्या है, आशय पे चली गई है, और जो कि अपने आप में बहुत चिंता का विषय है, ऐसा नारीवादियों का मानना है। यदि उत्तर आधुनिक विचारकों की हम बात करें तो उत्तर आधुनिक विचारकों के अनुसार जो शक्ति है, जिसके अंदर महत्वपूर्ण नाम आता है फुकोल्ट का आता है। फुकोल्ट ने क्या है, शक्ति को संकल्पना कहा है और शक्ति को कैपिलरी कोशिका के रूप में परिभाषित किया है। इनकी जो महत्वपूर्ण बुक जो 1976 के अंदर पब्लिश होती है, जिस बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, के अंदर उन्होंने ये कहा कि जो समाज के अंदर क्या है, समाज के अंदर क्या है, उसी प्रकार से जो शक्ति फैली हुई है जैसे शरीर के अंदर हमारी कोशिकाएं फैली होती है। माइकल फुकोल्ट ने जो शक्ति को क्या है, ज्ञान के रूप में इसको परिभाषित करने का काम किया। उनके अनुसार क्या, माइकल फुकोल्ट के अनुसार शक्ति के उत्पादन आयाम पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण बल दिया, और शक्ति का आधार राज्य और सरकार के संगठनों में ही नहीं अपितु वित्त, लेखा, विज्ञान और मनोचिकित्सक जैसे विशेषज्ञ में भी अंतर्निहित है, ऐसा माइकल फुकोल्ट का मानना रहा। माइकल फुकोल्ट ये कहते हैं कि शक्ति राज्य के अंदर ही हो ऐसा नहीं है, बल्कि जिसके पास पैसा है, जो लेखा जोखा करता है, जैसे हम आज के समय के अंदर भी कलर को ऑफिस के अंदर देखते हैं, ठीक है, या विज्ञान, जिसका विज्ञान के जो वैज्ञानिक रूप से दक्ष व्यक्ति या साइंटिफिक लोग या मनोचिकित्सक या साइकोलॉजिस्ट है, उनका क्या है, शक्ति के ऊपर क्या है, नियंत्रण है। माइकल फुकोल्ट ये कह रहा कि शक्ति कोई विषय वस्तु या तत्व नहीं है जो किसी संस्था या लोगों के समूह के अंदर क्या है, स्थित है, बल्कि जो शक्ति का प्रयोग है एक तकनीक के रूप में किया जाना चाहिए और किया जाता है, ठीक है। और शक्ति के द्वारा जो पहचान है, आइडेंटिटी और आत्मनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी का निर्माण होता है, ठीक है। और फुकोल्ट ने शक्ति के इन रूपों को क्या है, गवर्नेबिलिटी क्या है के रूप में भी व्यक्त किया है। इसके साथ जो फुकोल्ट के अनुसार शक्ति के विरुद्ध क्या निम्नलिखित उसने कुछ एक तर्क दिए हैं, कुछ एक शक्ति के बीच क्या जो संघर्ष पाए जाते हैं या संघर्षों की बात की, जिसमें नरजाति हो, सामाजिक और धार्मिक, जो सामंतवादी समाजों में क्या है व्याप्त था, और शोषण के विरुद्ध जो संघर्ष की बात हो पूंजीवादी समाजों के अंदर क्या है उत्पन्न हुआ था, ठीक है। उन्होंने शक्ति की बाध्यता ना मानकर इसके उत्पादक आयाम के ऊपर भी क्या बल देने का काम किया था। और आधुनिक युग में जो शक्ति की जो केवल कार्यपालिका और नौकरशाही में ही निहित नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक चार्टर्ड अकाउंट में भी निहित है, ऐसा क्या है फुकोल्ट का मानना रहा है। माइकल फुकोल्ट की जो अन्य महत्वपूर्ण रचना थी जो 1964 के अंदर पब्लिश होती थी, जिसका नाम था मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, आ हिस्ट्री ऑफ इनसैनिटी इन द एज ऑफ रीजन, और दूसरी उनकी महत्वपूर्ण बुक जो 1970 के अंदर पब्लिश होती है, जिस बुक का नाम था द ऑर्डर ऑफ थिंग्स। ये बुक उनकी 1970 के अंदर क्या पब्लिश होती है माइकल फुको की। यदि शक्ति का वितरण की हम बात करें तो जैसे शक्ति के वितरण की बात जो विशिष्ट वर्गवादियों के अनुसार जो एलिट क्लास है, एलिट क्लास का यह मानना रहा है, विशिष्ट वर्ग का यह मानना है कि जो शक्ति का समाज के ऊपर क्या है समान वितरण नहीं होता, आसमान वितरण होता। समाज के अंदर कुछ एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि क्या है हर एक क्षेत्र के अंदर क्या बाकी व्यक्तियों के मुकाबले क्या होते हैं अधिक शक्तिशाली होते हैं, उनका नियंत्रण होता है। वो किसी भी सेंस के अंदर हो सकते हैं, वो पैसे के संबंध में हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल संबंध में हो सकते हैं, उत्पादन के संसाधनों के ऊपर नियंत्रण हो सकता है उनका, या वो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। इसलिए क्या है समाज के अंदर क्या है जो शक्ति का जो संकेंद्रण है दरअसल मुट्ठी भर क्या है विशिष्ट लोगों में ही होता है, तथा ये कोई भी समाज हो, चाहे पूंजीवादी समाज हो या साम्यवादी समाज हो, क्या है शक्ति वास्तव के अंदर क्या है मुट्ठी भर लोगों के ही हाथों में ही केंद्रित रहती है। इसके अनुसार जो बहुलवादियों के अनुसार क्या है समाज के अंदर जो शक्ति का जो वितरण है वह क्या है विभिन्न समूहों के अंदर होता है, ऐसा क्या है बहुलवादियों का मानना रहा है। इसके साथ साथ बहुलवादियों का ये भी मानना है कि जो शक्ति है यह संबंधात्मक या सापेक्षिक होती है, ये क्या बहुलवादियों का मानना है। बहुलवादी ये भी कहते हैं कि जो शक्ति मूलतः क्या है नॉन सेक्शनल है या नॉन जीरो सम गेम पर क्या है आधारित। नॉन जीरो सम गेम जो क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर क्या इसको हम अप्लाई करते हैं, ऐसा क्या बहुलवादियों का मानना रहा है। इसके साथ साथ जो विशिष्ट वर्गवादियों के अनुसार वे कह रहे हैं कि जो शक्ति है सेक्शनल होती है, तो समाज के अंदर जो मुट्ठी भर लोगों के अंदर क्या शक्ति निहित होती है, ऐसा भी क्या है विशिष्ट
वर्गवादियों का मानना है, विशिष्ट वर्गवादियों का ऐसा मानना है। यदि हम सत्ता की बात करें, अथॉरिटी की बात करें, जो अथॉरिटी है, जो सत्ता है, किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है जिसके निर्देश को सही या प्रमाणित मानकर क्या स्वेच्छा से ही प्रयोग किया जाता है। जो सत्ता है, जैसे सरकार की सत्ता को क्या हम स्वीकार करते हैं, सरकार कोई कानून बनाती है तो हम क्या उसको शहर से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि सरकार क्या सत्ता के अंदर, वो पावर के अंदर है। और ये जो पावर है उनको लोगों के द्वारा दी गई है, उनको वैधानिक रूप से मिली हुई है, उनको कानूनी रूप से मिली हुई है। वे कोई दादागिरी नहीं कर रहे या कोई उगाही नहीं कर रहे या डॉन टैक्स नहीं लगा रहे, बल्कि क्या है, जो भी वो आदेश पारित कर रहे हुए क्या है, सत्ता है, वो लेजिटिम अथॉरिटी उनके पास है। ठीक है। और सत्ता के भी अपने आप में क्या दो घटक होते हैं, शक्ति और वैधता। किसी नियम या निर्णय को क्या है, वैधता या संकेत करती है कि लोग उस नियम या निर्णय को अपने लिए तथा समाज के लिए क्या अपने आप में महत्वपूर्ण मानते हैं तथा मन से भी उसको क्या स्वीकार करते हैं। जोसेफ डी मेस्ट्रे क्या कह रहे हैं कि सत्ता के सिद्धांतों में विश्वास को व्यवस्था को क्या है, सुरक्षित रखने का एकमात्र विश्वसनीय क्या है, माध्यम है। यदि शक्ति और सत्ता की बात अब करें हम, तो जो शक्ति का क्या है, वैधानिक रूप ही क्या है, सत्ता है। और शक्ति को दीर्घकालिक बनाने के लिए क्या है, शक्ति का क्या है, सत्ता में परिवर्तन करना क्या है, आवश्यक होता है। और प्रत्येक प्रकार की जो शक्ति है वह सत्ता नहीं है, सत्ता में शक्ति का होना क्या है, आवश्यक है। मैक्स वेबर क्या कह रहे हैं, राजनीतिक सत्ता का आशय क्या है, राज्य द्वारा प्रधान सत्ता है। और सत्ता का जो विश्लेषण है ये समाजशास्त्रीय रूप में किया है। और मैक्स वेबर ने क्या है, राज्य को परिभाषा देते हुए ये कहा कि किसी निश्चित भूभाग में क्या है, राज्य का हिंसा के वैधानिक प्रयोग का क्या है, एकाधिकार होता है। ऐसा मैक्स वेबर का मानना रहा है। इसके साथ मैक्स वेबर ये भी कह रहा कि जो शक्ति हुआ है जिसके द्वारा व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का जो समूह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिससे वो जिस मर्जी के हिसाब से अपना काम करवाना चाहे, उसको क्या है, अपना लक्ष्य, उस काम को अपनी शक्ति के द्वारा या अपनी सत्ता के द्वारा उस लक्ष्य को पूरा करता है। मैक्स वेबर ने जो राज्य की विशेषताओं का वर्णन किया, उन विशेषताओं के अंदर मैक्स वेबर कह रहा है कि राज्य एक भौगोलिक संकल्पना है, एक जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, और राज्य द्वारा हिंसा का जो वैधानिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ मैक्स वेबर ये भी कह रहा है कि जो सत्ता के आदर्शीय रूप को प्रयोग करते हुए जो निम्न भागों के अंदर जो क्या है उसको विभाजित करने का काम कर रहा है, जो सत्ता को क्या है अलग अलग तरीकों से बांटने की काम कर रहा है। जैसे परंपरागत सत्ता, मतलब जैसे राजा महाराजाओं की सत्ता रहती, या किसी खानदान की जो सत्ता की बात हो, क्या जो जिसको क्या लोग सहर्ष या स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं, उसको क्या है, मैक्स वेबर क्या है, परंपरागत सत्ता कह रहा है। और दूसरा वो करिश्माई सत्ता की बात कर रहा है। जैसे कि लोकतंत्र के अंदर क्या है, कोई एक महत्वपूर्ण नेता पैदा होता है जिसकी जो भाषण के माध्यम से या उसकी जो बातों या समाज का या देश दुनिया के बहुत सारे व्यक्ति उनको क्या मानते हैं और उसके पीछे चल पड़ते हैं, उसको करिश्माई सत्ता की जो बात है वो मैक्स वेबर के द्वारा की जाती है। और दूसरी वो कह रहे हैं सत्ता का तार्किक या वैधानिक रूप, की यदि कोई व्यक्ति समाज के अंदर इतना पावरफुल है कि वो अपने तर्कों के द्वारा, अपने रीजन के द्वारा क्या है, लोगों को अपने बातों से कन्विंस हुए करवा रहा है, वो उनको प्रभावित कर रहा है, तो वे भी क्या एक सत्ता का क्या है, एक रूप है। ठीक है। परंपरागत सत्ता के अंदर वह कह रहा कि जो इतिहास पर आधारित हो, जैसे हमने पहले ही बात कर ली। ठीक है। ये परंपराओं पे भी हो सकता है, प्रथाओं पर भी क्या है, इसमें अत्यधिक बल दिया जाता है। जैसे कंजर्वेटिव के अंदर इस बात पे बहुत बल दिया जाता है। परंपरागत के अंदर जिस परंपरागत सत्ता की बात की जा रही है, इसके अंदर जो सत्ता के आज्ञा का पालन तर्क की वजह क्या है, समाज के रीति रिवाजों पर आधारित होता है। ऐसा नहीं होता कि परंपरागत के अंदर जिसका जो लोगों के द्वारा पालन किया जा रहा है वो तर्कों के द्वारा किया जाता है, बल्कि वो उनके रीति रिवाजों या कस्टम्स के आधार पर ऐसा किया जाता है। सेकंड, जो करिश्माई नेता होता है, करिश्माई नेता क्या है, वो व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व पर आधारित होता है। ठीक है। जैसे एक समय के अंदर हिटलर और मुसोलिनी थी, या ये आज्ञा देने वाले जो प्रभावशाली व्यक्तियों के कारण क्या उनकी आज्ञा का पालन किया जाता है। और थर्ड के अंदर जो मैक्स वेबर कह रहे हैं कि सत्ता का तार्किक या वैधानिक रूप के अंदर कह रहे हुए कि जो सत्ता का ये जो रूप है
ये तर्क और विवेक पर क्या है आधारित होता है और ये नियम और कानूनों पर भी आधारित होता है। मैक्स वेबर क्या कह रहा है कि आधुनिक युग में जो सत्ता का इसी रूप को ही स्वीकार किया जा रहा जो कि क्या है विवेक और कानून पर क्या है आधारित हो, और तर्क बुद्धि के इस युग में जो व्यक्ति आज्ञा दे रहा है उसकी सत्ता क्या है वैधानिक होनी चाहिए, क्या लीगली होनी चाहिए। मैक्स वेबर ने जो सत्ता के जो तार्किक और वैधानिक रूप को क्या है नौकरशाही की क्या है संज्ञा दी है। और मैक्स वेबर ये कह रहा कि जो नौकरशाही का जो आदर्श स्वरूप का भी क्या है उसने वर्णन किया है। उनके अनुसार क्या है जो नौकरशाही का क्या है आदर्श स्वरूप की क्या अपने आप में एक अलग तरह की फीचर्स रहती है, जिसमें क्या है नौकरशाही की जो संरचना है वो क्या सोपानिक होती है, वो हायरार्की होती है। एक टॉप का बॉस होता है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, इस तरह से क्या है सोपानिक की वो बात कर रहा है। हायरार्की की जो बात है वो मैक्स वेबर के द्वारा की जाती है। इसके अंदर जो अलग अलग तरह के पद होते हैं उनको अलग अलग तरह की जो क्या है शक्तियाँ दी जाती है, और शक्तियों का क्या होता है विभाजन होता है नौकरशाही के अंदर, ऐसा मैक्स वेबर का मानना। ये जो होती है ये औपचारिक व्यवस्था होती है, और नौकरशाही की जो मूल विशेषता होती है ये अनम्यता होती है, ठीक है। और नौकरशाही अव्यक्तिक आधार पर क्या है संचालित की जाती है, ठीक है। जो नौकरशाही रूपी संगठन के अंदर क्या है प्रवेश के लिए क्या है यदि आपने नौकरशाही के अंदर आना है, उस संगठन का आना है, तो उसके अंदर आने के लिए आपको प्रतियोगी जो परीक्षा है उसको सफल आपको करना महत्वपूर्ण है। ये भी क्या मानना मैक्स वेबर का जो नौकरशाही है वो क्या है आजीवन रूप से उनको वेतन और भत्ते उनकी जो सुविधाएं हैं वो मिलती है। ऐसा नहीं कि जैसे चुनाव के अंदर क्या है जब 5 साल तक किसी को लोग सरकार बनाने का मौका देते हैं या सरकार के अंदर काम करने का मौका देते हैं, यदि वो जो व्यक्ति है जिनको सरकार बनाने का मौका दिया गया है वो लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करे, तो क्या है अगले चुनाव के अंदर क्या लोग उनको सत्ता से हटा सकते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को क्या है सत्ता पे बने रहने का क्या उनको हक दे सकती है। परंतु नौकरशाही के साथ ऐसा नहीं है। नौकरशाही जब एक बार प्रतियोगी परीक्षा पास कर लेती तो उसके बाद क्या हुआ आजीवन या एक निश्चित समय तक अपने पद के ऊपर रहते हैं, और आजीवन समय तक क्या उसको उसके बेनिफिट्स हुए मिलते रहते हैं। और जो ब्यूरोक्रेसी शब्द का जो पहली बार जो प्रयोग किया था वह डिगार्नी के द्वारा किया गया था, जो कि महत्वपूर्ण है। उसका नाम था ब्यूरोक्रेसी शब्द का जिसने पहली बार प्रयोग किया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उनका नाम था डिगोर्नी, ठीक है। यदि हम वैधता की बात करें, लेजिटिमेसी की बात करें, तो जो वैधता शक्ति व सत्ता के बीच एक कड़ी है, और वैधता से शक्ति को तार्किकता व स्थायित्व मिलता है, और वैधता द्वारा ही जनमत शक्ति को क्या स्वीकार किया जाता है। लिपसेट क्या कह रहा है कि किसी राजनीतिक प्रणाली की जो वैधता है वो लोगों के मन के अंदर ये विश्वास पैदा करने और कायम रखने की जो क्षमता है जो राजनीतिक व्यवस्था समाज के लिए क्या है उपयुक्त हो, ठीक है। और जो वैधता का जो संकट की बात की है वो हेबरमास के द्वारा की है। और हेबरमास क्या है ये नव मार्क्सवादी और इनकी महत्वपूर्ण जो बुक थी वो लेजिटिमेशन क्राइसिस है। हेबरमास ये कह रहा है कि जो पूंजीवादी समाजों के अंदर क्या है जो सदैव क्या है वैधता का संकट पैदा होता रहता है, क्योंकि पूंजीवादी समाज के अंदर क्या है जो अर्थव्यवस्था होती है वो कि विषमता मूलक होती है। जो पूंजीपति वर्ग होते हैं उनके पास बहुत अधिक मात्रा के अंदर अर्थव्यवस्था होती है, और जो दूसरा वर्ग है जो श्रमिक वर्ग है उनके पास नाम मात्र की अर्थव्यवस्था होती है, जिसके कारण क्या है इन दोनों के जो इंटरेस्ट है वो क्या आपस में टकराते रहते हैं। इसके साथ साथ जो राजनीतिक प्रणाली द्वारा के लोगों के जो कल्याण का जो दावा किया जाता है, ठीक है, किया जाता है, इसे जो राजनीतिक जो व्यवस्था है ये पूंजीपतियों के हितों और आम जनता के हितों के बीच एक समन्वय स्थापित करने में क्या है विफल हो जाती है, और दोनों के बीच क्या टकराव रहता है, ऐसा हेबरमास का मानना रहा है। तो आज की इस चर्चा के अंदर हमने शक्ति की अवधारणा को समझने की कोशिश की। हालांकि मैं इस बात को मानता हूँ कि अलग अलग तरह के जो राइटर्स हैं उनके विचारों को इन छोटी सी चर्चा के अंदर क्या है इंक्लूड करना अपने आप में मुश्किल तो था, परंतु फिर मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश की कि जो शक्ति की राजनीतिक अवधारणा हो सकती है पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब से जो शक्ति के ऊपर बातचीत की जा सकती है वह आपके सामने एक सार्थक चर्चा मैंने आपके सामने करने की कोशिश की। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि परीक्षा के लिहाज से जो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। थैंक यू सो मच।